लिसनर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग कुछ नए प्रश्नों को जानेंगे, जैसे कि हिस्ट्री से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस। और वन लाइनर्स एक तो पढ़ने में आसान होते हैं, जल्दी याद भी हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे हमारे प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने लाइक और कमेंट्स दे करके मुझे मोटिवेट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले ब्रूस फूट नाम के व्यक्ति ने पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति का अन्वेषण किया था 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट पे चलेंगे, हिमावर्तन तथा अतिवृष्टि किस काल की जलवायु की प्रमुख विशेषता थी? हिमावर्तन अर्थात हिम गिरना और अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक बारिश का होना किस काल की जलवायु की प्रमुख विशेषता थी? तो यह था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुरापाषाण काल को आखेट युग के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरणों का निर्माण किस काल में होने लगा? कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरणों का निर्माण मध्य पाषाण काल में आकर के होने लगा था। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे और मुलायम पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे थे। नेक्स्ट है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की सहायता किस काल में हुई? बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? अग्नि का प्रयोग मानव ने नवपाषाण काल में करना शुरू किया था। याद रखिएगा, नवपाषाण काल से संबंधित है अग्नि का प्रयोग, पहिए का प्रयोग और इसके अलावे कृषि कार्य की शुरुआत, ये सब नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। सिंध के लड़काना जिले से लगभग 150 किलोमीटर दूर में स्थित है मेहरगढ़ नाम का जिला, मेहरगढ़ नाम का स्थल। और वहीं से भारत में नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल की किस संस्कृति से लिंग पूजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जोब संस्कृति है, यहीं से ताम्रपाषाण काल में लिंग पूजन और इसके अलावे धरती माता के भी पूजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह जोब संस्कृति पाई गई है उत्तरी बलूचिस्तान के जोब नामक स्थान पर, और उसी स्थान के नाम पर उस संस्कृति का नाम भी जोब संस्कृति दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल में भारत के किस भाग के ग्रामों में लाल मृत्तिका पात्र के उपयोग की प्रधानता थी? तो भारत के उत्तरी भाग में लाल मृत्तिका पात्र के उपयोग की प्रधानता थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10, प्रागैतिहासिक काल में भारत के किस भाग के ग्रामों की विशेषता महिष्ययी थी? प्रागैतिहासिक काल के भारत के किस भाग के ग्रामों की विशेषता महिष्ययी थी? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। और यहाँ पर एक टर्म है महिष्ययी, तो महिष्ययी का अर्थ क्या होता है? महिष्ययी का अर्थ होता है काले पात्र अर्थात ब्लैक पॉट। ठीक है, तो महिष्ययी काले पात्र के स्थलों से यहाँ पर महिष्ययी नाम दिया गया है इस तरह के गांवों को। तो ये महिष्ययी जो मिला है, महिष्ययी अर्थात काले पात्रों के जो साक्ष्य मिले हैं, यह भारत के दक्षिणी भाग से मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन यह क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी संस्कृति के प्राचीनतम अवशेष बलूचिस्तान और सिंध से प्राप्त हुए हैं। ये किस काल के हैं?
भारत में स्थायी संस्कृति के प्राचीनतम अवशेष बलूचिस्तान और सिंध से प्राप्त हुए हैं। यह है ईस्वी पूर्व 4वीं सदी के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पूरा पाषाण काल के लोगों को किस श्रेणी का समझा जाता है? पूरा पाषाण काल के लोगों को निग्रिटो श्रेणी का समझा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण था लघु औजार। इस काल में छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे थे और मुलायम पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नवपाषाण काल के किस स्थल से पात्रों में रखकर शवों को दबाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? नवपाषाण स्थल का एक स्थल है, नवपाषाण क्षेत्र काल का एक स्थल है आदि चनलूर। तो इन स्थलों से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें पात्रों में रखकर अर्थात बर्तनों में रखकर शवों की हड्डियां दबाई गई हैं आदि चन्नलूर में। तो आंसर हो जाएगा आदि चन्नलूर। नेक्स्ट है, किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति के स्थल से रेखाओं की सजावट और एक शिकारी पक्षी की आकृति मिली है? तो यह मिला है नाल संस्कृति से। और यह नाल संस्कृति कहाँ है? नाल सभ्यता, यह एक प्राचीन सभ्यता स्थल है और यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां गुजरात से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। अगला है, विकसित कृषि और स्थायी ग्राम का विकास भारत में किस समय हुआ? विकसित कृषि और स्थायी ग्राम का विकास भारत में ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भूमध्य सागरीय और अल्पिनी आर्मीनी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषाएं दी? तो ये जो द्रविड़ भाषाएं हैं यह भूमध्य सागरीय और अल्पिनी आर्मीनी लोगों की देन है भारत को। आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषाएं, अर्थात भूमध्य सागरीय और अल्पिनी आर्मीनी लोगों ने भारतीयों को द्रविड़ भाषाएं दी थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पंजाब की एक छोटी सी नदी के नाम पर किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का नामकरण किया गया था? तो पंजाब की एक छोटी सी नदी है सोन नदी और उसी नदी के नाम पर सोन संस्कृति नाम दिया गया था। ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है यहाँ पर सोन नदी के आसपास, इसलिए सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को सोन संस्कृति कहा गया है और यहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है। तो इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो भी। मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।